गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों को देख लिया था। आपने उसे नोटबुक में कर भी लिया होगा। आज हम उनकी गज़लों को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा। गज़ल से मोस्ट प्रोबेबली गज़ल देकर के भाव पूछा जा सकता है। भाव अगर स्पष्ट है तो अगर गज़ल देकर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछे जाएं तो उनको आप आसानी से कर सकेंगे। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, गज़लों को हम देखते हैं। यहाँ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग हुआ है। यहाँ लोक भाषा के शब्द नहीं है, केवल उर्दू फारसी के शब्द हैं। गज़ल छंद है, बिंब योजना है, और जहाँ प्रेम प्रकृति की बात होती है वहाँ प्रसाद गुण होता है, प्रसाद मीठा। पहला गज़ल क्या है? नौरस गूचे पंखड़ियों की, नौरस गूचे पंखड़ियों की नाजुक गिरहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगों गुलशन में परथोले हैं। तो शायर यहाँ क्या कहता है? बसंत ऋतु की बात है। और एक चीज़ और बता दें, शुरू की दो गज़लों में प्रकृति की बात की जा रही है। यानी शुरू की दो गज़लें प्रकृति को समर्पित हैं। यहाँ बसंत ऋतु की बात की जा रही है। बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल रही हैं। गांठें खुलना मतलब वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हैं। ऐसा लगता है मानो रंग और सुगंध दोनों आकाश में उड़ जाने के लिए पंख फड़फड़ा रहे हों। दूसरे शब्दों में आप क्या कह सकते हैं कि कलियां खिलते ही सुगंध फैल जाती है। ओके, इससे अगर प्रश्न पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस के तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हो सकते हैं। जैसे कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया, तो कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है। पहली पंक्ति का आशय क्या हो सकता है? तो पहली पंक्ति का आशय क्या है कि बसंत ऋतु में कलियों में नया रस भरा होता है, वे अपनी पंखुड़ियों से कोमल बंधनों को खोल रही हैं। या ये कह सकते हैं कि बसंत ऋतु में, या पहली पंक्ति में यह बताया गया है कि बसंत ऋतु में नए रस से भरी कलियों की कोमल पंखुड़ियों की गांठें खुल जाती हैं और वे धीरे धीरे फूल बनने की ओर अग्रसर हो जाती हैं, जैसा कि इसमें भाव में बताया गया है। नवरस का मतलब समझते हैं नया रस। बसंत के मौसम में कलियों में नया रस भर जाता है। कलियां किस तैयारी में है? तो कलियां फूल बनने की तैयारी में है। तो भाव अगर आपको पता है तो अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आसानी से आप उसको लिख सकते हैं। दूसरा, तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोया है, तुम भी सुनो हो यारों, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। शायर क्या कहता है? यहाँ भी प्रकृति का उद्दीपन रूप होता है। उद्दीपन रूप क्या है? जो भाव को और अधिक बढ़ा दे। तो रात ढल रही है, तारे आंखें झपका रहे हैं, सृष्टि का कण कण सो रहा है, चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है, और रात में यह पसरा हुआ सन्नाटा भी कुछ कह रहा है, यानी यह भी अपनी वेदना व्यक्त कर रहा है। आपको एक चीज बता दें कि गजल का केंद्रीय भाव क्या है? वेदना ही है। यहाँ वेदना दिखाई गई है, पीड़ा दिखाई गई है, कवि का, शायर का दर्द दिखाया गया है। नेक्स्ट है, हम किस्मत को रोले में हैं, हम हो या किस्मत हो हमारी दोनों को एक काम मिला, किस्मत हमको रोले हुए है, हम किस्मत को रोले हुए हैं। तो शायर क्या कहता है कि वह और उसकी किस्मत दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। अभाव के लिए शायर अपनी किस्मत को दोषी मानता है और वह अपनी किस्मत पर रोता है, और किस्मत उसकी दशा देखकर रोती है। वह शायद शायर की हीन कर्मनिष्ठा को देखकर झल्लाती है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, जो मुझको बदनाम करे हैं, काश में इतना सोच सके, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। प्रायः संसार में क्या होता है, लोग दूसरों को बदनाम करते रहते हैं, लेकिन वे ये नहीं सोच पाते हैं कि इससे उनके ही व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू उजागर होते हैं। तो शायर यहाँ क्या कहना चाहता है? संसार में कुछ लोग उसको बदनाम करना चाहते हैं, वास्तव में वह यह बताना चाहता है कि दूसरों को बदनाम करने से स्वयं की ही कमियां उजागर होती हैं। दूसरों को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ बदनाम करने वालों पर, दूसरों को बदनाम करने वालों पर व्यंग किया गया है।
निंदा करने वाले दूसरों की निंदा के साथ साथ अपनी निंदा स्वयं कर जाते हैं। ये सब चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, ये कीमत भी अदा करे हैं, ये कीमत भी अदा करे हैं हम बदुरुस्ती ए होशो हवास में, विवेक के साथ तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले में है। तो क्या कहता है शायर? कहता है कि हम पूरे विवेक के साथ प्रेम की कीमत अदा कर रहे हैं, हम तुम्हारे प्रेम का सौदा करने वाले हैं, और इसके लिए दीवाना बनने को भी तैयार है। वास्तव में यहाँ शायर यह बताना चाहता है कि जो प्रेमी होते हैं संसार की नज़र में वे पागल ही होते हैं। दूसरी बात यह भी है कि प्रेम में त्याग और समर्पण की आवश्यकता होती है। कहीं न कहीं यह भी बात यहाँ बताई जा रही है। तो कहीं न कहीं यहाँ प्रेम का संपूर्ण समर्पण आप देख सकते हैं। बदरुस्ती होशो हवास मतलब पूरे विवेक के साथ। और कवि किसको संबोधित कर रहा है यहाँ? अपनी प्रियतमा को। सौदा करने से अभिप्राय क्या है? किसी चीज़ को खरीदना। यहाँ प्रेम की कीमत अदा करने की बात की जा रही है, प्रेम का सौदा करने की बात की जा रही है। इस बात को ध्यान में हम रखेंगे। तेरे गम का पासे अदब है, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तो जो प्रेमी होते हैं वे अपने दुख को संसार के सामने प्रकट नहीं करते हैं। उन्हें अपनी प्रेमिका के गम का ख्याल होता है, वे उसकी पीड़ा का सम्मान करते हैं। संसार के सामने उस पीड़ा को व्यक्त करके अपने प्रेम का अपमान करना नहीं चाहते हैं। यह बात बताई गई है कि चुपके चुपके रोले हुए हैं, संसार के सामने अपनी पीड़ा व्यक्त करके प्रेम का अपमान नहीं करते हैं। नेक्स्ट है, फितरत का कायम है, फितरत का कायम है। क्या कायम है? तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में, आलमे हुस्नो इश्क मतलब प्रेम एवं सौंदर्य के समाज में, संसार में। और तवाजुन मतलब संतुलन, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले में है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि हम प्रेम में जितना खोते हैं उतना ही हम पाते हैं। यही प्रेम और सौंदर्य के संसार का संतुलन है कि जितना अधिक समर्पण होता है उतना ही अधिक प्रेम हमको प्राप्त होता है। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आबोताब अस्तार न पूछो। आबोताब मतलब चमक दमक, किसकी? शेरों की। तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले में हैं। पहले ही बताया गया था आपको कि इसका केंद्रीय भाव वेदना है। शायर खुद कहता है कि उसकी शेरों में, शायरी में जो चमक दमक है वह उसके आंसुओं की देन है, वह अनायास ही नहीं है। उसकी पीड़ा से ही उसके काव्य में दर्द उभर कर आता है। वास्तव में कवि की पीड़ा से ही उसके काव्य में दर्द उभर कर आता है, यह बात यहाँ बताई गई है। तो शेरों की जो चमक दमक है उसको पूछने की जरूरत नहीं है। आंखें हैं, उसको आंखों से उसको देखा जा सकता है, विवेक से उसको समझा जा सकता है। वास्तव में जो शायरी में चमक दमक है वह उसके आंसुओं की ही देन है। नेक्स्ट है, ऐसे में तू आए, ऐसे में तू आए हैं, ऐसे में तू याद आए हैं, अंजुमने मय में रिंदों को। अंजुमन मय होता है शराब की महफिल, और रिंद कहते हैं शराबी को। रात गए गर्दू पे, गर्दू मतलब आसमान पे, फरिश्ते मतलब देवदूत, बाबे गुनह पाप का अध्याय खोले हैं। तो शायर यहाँ क्या बताना चाहता है? शायर यह कहना चाहता है कि प्रिय की याद उसे ऐसे आती है। कब? वियोग के क्षणों में। तो वियोग के क्षणों में प्रिय की याद ऐसे आती है जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का जैसे अध्याय खोलते हैं, उस तरह से वियोग के समय प्रिय या प्रियतमा की याद आती है। कैसे? जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब की याद आती है, तथा आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं,
उस तरह से याद आती है। तो शराब की महफिल, इसके लिए दूसरा भी अर्थ एक बताया यह जाता है कि शराब की महफिल में अक्सर शराबी क्या करते हैं, अपने प्रेम की, अपने प्रिय की याद करते हैं, जो उचित नहीं है। वह ऐसे लगता है जैसे देवदूतों ने रात के समय आसमान में पाप का अध्याय खोल दिया है, ऐसे भी हो सकता है। नेक्स्ट है सदके फिराक। सदके फिराक एजाजे सुखन कैसे उड़ा ली ए आवाज। इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। तो यहाँ एजाजे सुखन मतलब बेहतरीन शायरी। तो जो कवि की बेहतरीन शायरी है उस पर लोगों का जो मुग्ध होना है वह अनायास नहीं है। वास्तव में उसकी और मीर की गजलों में समानता है। मीर की गजलों के समान ही उसकी गजलें भी उत्कृष्ट हैं। यानी कवि की जो बेहतरीन शायरी है, शायर की जो बेहतरीन शायरी है और लोगों का उस पर जो मुग्ध होना है वह अनायास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी और मीर की गजलों में लोग समानता देखते हैं। मीर की गजलों के समान ही उसकी गजलें भी उत्कृष्ट हैं। अब क्वेश्चन आंसर देख लीजिए। खुद का पर्दा खोलने का क्या आशय है? खुद का पर्दा खोलने का आशय स्वयं की कमियों को उजागर करना। समाज में कुछ लोग दूसरों को बदनाम करने में लगे रहते हैं, लेकिन इससे उनके ही व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलू उभर कर सामने आते हैं और उनकी प्रतिष्ठा का हनन होता है। ओके। फिराक की गजल में प्रकृति को किस प्रकार चित्रित किया गया है? प्रकृति को किस प्रकार चित्रित किया गया बताया था, मैंने बताया है कि फिराक की शुरू की 2 गजलें प्रकृति को समर्पित हैं। प्रथम शेर में कलियों के खिलने की प्रक्रिया का भावपूर्ण वर्णन है। गुलशन में नए रस से युक्त कोमल कलियां फूल बनने को तैयार हैं, रस और सुगंध पंख लगाकर उड़ने को बेताब हैं। और दूसरे शेर में क्या है? प्रकृति का उद्दीपन रूप दिखाई देता है। रात ढल रही है, तारे आंखें झपका रहे हैं, जर्रा जर्रा सो रहा है, हैं? और रात का सन्नाटा भी वेदना व्यक्त कर रहा है। तो यह है प्रकृति। फिराक की गजल का केंद्रीय भाव मैंने बताया कि विरह है, दर्द है, वेदना है। शायर कहता भी है कि उसकी गजलों में जो चमक दमक है वह उसके आंसुओं की ही देन है। प्रकृति का उद्दीपन रूप उस दर्द को और अधिक बढ़ा देता है। रात के सन्नाटे भी उस वेदना के का साथ देते हैं। उस दर्द में दीवानगी है, समर्पण है, सब कुछ खोने का एक संकल्प भी है। तो यह उसका केंद्रीय भाव है। किस्मत हमको रो लेवे हैं, हम किस्मत को रो लेवे हैं। कवि को क्या लगता है, शायर को क्या लगता है कि वह है और उसकी किस्मत दोनों एक जैसे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर रोते हैं। कवि अपने अभाव के लिए अपने भाग्य को दोष देता है और भाग्य उसकी हीन कर्मनिष्ठा के कारण उस पर झल्लाती है। यहाँ यह बताने की कोशिश की गई है कि भाग्यवादी लोग भाग्य पर विश्वास करते हैं, कर्म नहीं करते हैं और अपने अच्छे बुरे परिणाम के लिए भाग्य को ही दोष देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इनको समझ लीजिएगा। मेनली भाव पूछा जाएगा और ये जो प्रश्नोत्तर बाद में लिखाया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इनको नोटबुक में कर लेंगे, समझ लेंगे। ओके, थैंक यू।